रवि को फ्लैट अच्छा लगा। हवादार सारे दिन की धूप, बड़े कमरे, बड़ी रसोई, बड़े बाथरूम पहली नज़र में ही रवि को पसंद आ गया। दाम कुछ अधिक लग रहा है। दूसरे ब्रोकर्स कम कीमत में फ्लैट दिलाने को कह रहे थे, परंतु रवि मनपसंद फ्लैट जैसे उसकी कल्पना थी वैसा पाकर कुछ अधिक कीमत देने को तैयार हो गया। पत्नी रीना और बच्चों को भी फ्लैट पसंद आया। लोकेशन ऑफिस के पास होने के कारण रवि ने उस फ्लैट को खरीदने के लिए ब्रोकर से कहा। फ्लैट के मालिक से शाम को डील फाइनल करने के लिए समय तय हो गया। रवि ने ब्रीफकेस में चेक बुक रखी और कैश निकालने के लिए बैंक गया। कार को बैंक के बाहर पार्क कर रवि ने बैंक से कैश निकाला। लगभग 10 मिनट के बाद रवि जब बैंक से बाहर आया तब उस समय बहुत सी कारें आड़ी तिरछी पार्क थी। रवि सोचने लगा कि कार पार्किंग से कैसे बाहर आए। 2 कारों के बीच जगह थी। रवि कार को वहां से निकालने के लिए कार को उन 2 कारों के बीच में करने लगा, परंतु तेजी से एक बड़ी सी महंगी कार उन 2 कारों के बीच खाली जगह पर गोली की रफ्तार से दंदनाती हुई आई और रवि की कार के सामने तेजी से ब्रेक मारकर रुक गई। कार में बैठा नवयुवक कीमती मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा था और हाथ से कुछ इशारे कर रहा था जो रवि समझ नहीं सका। नवयुवक मोबाइल पर बात करता हुआ इशारे करता जा रहा था। रवि ने कार से उतरकर नवयुवक से अनुरोध किया कि उसे अपनी कार को निकालना है, सो प्लीज़ उसे निकलने दीजिए, फिर आप इसी जगह पार्क कर लीजिए। तभी वह युवक ताव में आकर कहने लगा, बूढ़े कार यहीं खड़ी होगी, इतनी देर से इशारा कर रहा हूँ, कार पीछे कर, मेरी कार यहीं खड़ी होगी, समझा बूढ़े, या दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। मेरे से बहस कर रहा है, पीछे हटा मच्छर को, नहीं तो मसल दूंगा, जरा सी आगे की तो उड़ जाएगी, पीछे हट, मेरी कार यहीं पार्क होगी। इतना सुनकर रवि ने किसी अनहोनी से घबराकर कार पीछे की और नवयुवक से कार वहां पार्क की और गोली की रफ्तार से कार को लॉक करके मोबाइल पर बात करता हुआ चला गया। महंगी कार से फिरा नवयुवक, शायद कोई चाकू पिस्तौल जेब में हो, चला दे। आजकल कुछ पता नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों पर आपा खोकर नवयुवक गोली चाकू चला देते हैं। यही सोचकर रवि ने कार पीछे कर ली और लुटे पिटे खिलाड़ी की तरह होठ पर हाथ रखकर सोचने लगा, एक आम व्यक्ति की कोई औकात नहीं है, माना अमीर नहीं है, नौकरी करता है, मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है, एक छोटी सी कार उसकी नज़र में बड़ी संपत्ति है, मगर एक मगरूर इंसान ने उसे मच्छर बना दिया। कोई कीमत नहीं है छोटी कार की। अमीर आदमी की नज़र में वह और उसकी कार की कोई कीमत नहीं। ना सही किसी के बारे में वह क्या कर सकता है। उस नवयुवक के घमंड को देखकर उसने दांतों तले उंगली दबा ली। वह इंतज़ार करने लगा कि आसपास खड़ी कोई कार हिले तो वह अपनी कार को हिलाए। लगभग 20 मिनट बाद उसके पास खड़ी कार हटी, तब रवि को शांति मिली। उसका दिमाग जो अब तक कई 100 मील दूर तक की कल्पना कर चुका था, जमीन पर आया, कार स्टार्ट की और घर वापस आया। शाम को रवि रीना ब्रोकर सतीश के साथ फ्लैट मालिक ओंकारनाथ के ऑफिस पहुंचे। सतीश ने सेठ ओंकारनाथ का गुणगान शुरू किया। सेठ जी का क्या कहना, धन्ना सेठ हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, पूरे देश में हर कोने में सेठ जी की प्रॉपर्टी मिलेगी, बस शहर का नाम लो, प्रॉपर्टी हाजिर है। 100 से अधिक प्रॉपर्टी है सेठ जी की। आज इस समय 140 प्रॉपर्टीज़ हैं, सेठ जी ने पुष्टि की। लोन मेरा पास हो गया है, आप प्रॉपर्टी के कागज़ों की कॉपी दे दें, मुझे पेमेंट की कोई चिंता नहीं है, अधिक से अधिक 1 सप्ताह में पूरी पेमेंट हो जाएगी। प्रॉपर्टी के कागज़
बैंक में दिखाकर लोन की पेमेंट हो जाएगी। बयाना मैं अभी दे देता हूँ, सौदा पक्का कर लेते हैं, बस आप एक बार कागज़ दिखा दीजिए। रवि ने सेठ जी से कहा। ठीक है, अलमारी की चाबी मेरे लड़के के पास है, फ़ोन करके बुलाता हूँ, कहकर सेठ जी ने फ़ोन किया। 2 मिनट के बाद सेठ जी के लड़के ने ऑफिस में प्रवेश किया। मोबाइल पर बात करते करते अलमारी खोली और फाइल टेबल पर रख दी। रवि ने लड़के को देखा। लड़का वही सुबह वाला नवयुवक था जिसकी महंगी कार ने उसकी कार को निकलने नहीं दिया और घमंड में रवि का उपहास किया। रवि ने उसे पहचान लिया। बुढ़ा मच्छर उड़ा दूंगा, कार यहीं पार्क करूंगा, नहीं निकलने दूंगा कार। ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। रवि उस लड़के को लगातार देखता रहा। सतीश ने फाइल रवि की ओर करते हुए चुप्पी तोड़ी। तसल्ली कर लीजिए और बयाना देकर सौदा पक्का कीजिए। सतीश जी, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई दूसरा सौदा बताना। क्या बात है रवि जी, आपके सपने का फ्लैट आपको मिल रहा है, जिसकी तलाश कर रहे थे वह आपके सामने है। रवि ने ब्रीफ केस को बंद किया और सौदा न करने पर खेद व्यक्त किया और जाने के लिए कुर्सी से उठा। रीना, कोई दूसरा फ्लैट देखेंगे, अब चलते हैं। मिस्टर रवि, कोई बात नहीं, आप फ्लैट खरीदना नहीं चाहते, यह आपका निर्णय है, परंतु मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस फ्लैट के लिए उत्सुक थे, फाइल देखना चाहते थे। जब फाइल सामने रखी है तो बिना फाइल देखे इरादा बदल लिया। सेठ जी ने रवि से बैठने के लिए कहा। सेठ जी, यह मत पूछिए, कोई बात नहीं, यदि कोई कड़वी बात है वह भी बताओ, कारण जानना चाहता हूँ। सेठ जी, बात आत्मसम्मान की है। आज सुबह बहुत गालियाँ सुनी हैं, ठेस पहुँची है, कलेजे को चीर गई हैं बातें, कहकर सुबह का किस्सा सुनाया। वह नवयुवक और को नहीं, आपके सुपुत्र हैं। इसी कारण मैंने अपने सपने को तोड़ा। जिस तरह के फ्लैट की चाह थी, जिसके लिए अधिक रकम देने को तैयार था, वही सौदा तोड़ रहा हूँ। मेरा आत्मसम्मान मुझे सौदा करने की इजाज़त नहीं देता। आपके सामने आर्थिक रूप में मेरी कोई औकात नहीं है, परंतु अमीरों का गरीबों की बिना बात के तौहीन करना उचित नहीं है। सिर्फ विनती की थी कार निकालने के लिए। 10-15 सेकंड में क्या फ़र्क पड़ता, कार मुझे तो निकालनी थी। पार्क तो आपकी कार की ही होती, परंतु आपके बरखुदार ने मेरी खूब बेइज्जती की। उठते उठते रवि ने एक बात कही। सेठ जी, आपने रुपए पैसों से अपने लड़के की जेबें भर रखी हैं। थोड़ी समझदारी, दुनियादारी की तालीम दीजिए, संयम रखना सिखाइए, इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए। रवि चला गया। ऑफिस में रह गए सेठ जी और उनके सुपुत्र सेठ जी कुछ कह नहीं सके। लड़के ने मोबाइल से फ़ोन मिलाया और दनदनाता हुआ ऑफिस से बाहर चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।